गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका चैप्टर स्टार्ट कराया गया था फ्रिक्शन। बहुत छोटा सा चैप्टर था, उसमें से कुछ आपके पॉइंट्स क्लियर करा दिए गए थे, जिसमें से आपका फ्रिक्शन था और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग अ ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वेरीज अप्लाइड फोर्सेस और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना, ध्यान से समझ में नहीं आता है फिर से बताना, उसको क्लियर कराया जाएगा। ओके, एक सिंपल सा ग्राफ है कि कभी भी कोई फ्रिक्शन फोर्स कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, कब उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक स्टैटिक स्टेट में रहेगा, कब काइनेटिक स्टेट में आ जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है, ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ज्यादा समझ में नहीं आता है दोबारा से पूछेगा। ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। ग्राफ कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ टाइम तक अपनी प्लेस से मूव नहीं कर रहा होगा। जब तक आप एक स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, वो फोर्स जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, उसका फ्रिक्शन फोर्स वैसे वैसे इंक्रीज करता चलता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप उस फ्रिक्शन फोर्स को ब्रेक कर देते हैं और ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। अब ध्यान से देखना, पहले इस ग्राफ को पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जहां से नहीं आएगा फिर से बताया जाएगा। सबसे पहले ये फ्रिक्शन फोर्स था जो बराबर इंक्रीज करेगा, और ये जो डायरेक्शन थी वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन थी। मतलब जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, और जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। पहले ये दोनों चीजें क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक्स एक्सिस आपका अप्लाइड फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस आपका फ्रिक्शनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना फोर्स वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर इंक्रीज हो गया। जैसे ही आपने यहाँ तक आके फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन फोर्स फिर उतना इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन फोर्स फिर से इंक्रीज हो गया। जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स आपका। ठीक है बेटा, और जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो Fs आ जाएगा, जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो Fk आ जाएगा। ठीक है, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन के दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये थोड़ी सी छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेने का इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f से, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी प्रोपोर्शनल टू होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। Fs इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन यानी R, Fk इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन यानी R। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाते हैं बेटा, इक्वल के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, उसको फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। जब Fs का प्रोपोर्शनल सिंबल लगाया जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं Fs इक्वल्स टू म्यू s और R। डिफरेंस देखना बेटा, सिर्फ इतना सा आएगा, Fk में क्या आ जाएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू k और अपॉन R, या म्यू k और R। सिंपल सा है, जब Fs का प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो म्यू s अप्लाई किया गया, जैसे ही Fk का रिमूव किया तो वहां से म्यू k अप्लाई किया गया। ठीक है, बहुत आसान सा है। और जब Fs का प्रोपोर्शनल टू दोनों ही, जो F स्टैटिक और F काइनेटिक होते हैं, दोनों ही अपने नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर अपने डायग्राम पे आ जाते हैं, जो आपको मेन ग्राफ समझना था। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अप्लाइड फोर्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते चल रहे हैं, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करता जा रहा है। आपने यहाँ से अप्लाइड फोर्स यहाँ तक पहुंचाया, एक ये ए पॉइंट था, ठीक है, जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या थी, मैक्स वैल्यू ऑफ Fs यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। ए पॉइंट ऐसा था जहां पे फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, इसके आगे फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो इंक्रीज नहीं कर सकता था, वो डिक्रीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, आप फोर्स बराबर इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ये याद रखिएगा, फोर्स आपने अप्लाई किया, ये यहाँ पे एक छोटा सा कर्व दिख रहा होगा, तुरंत से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करता है, धीरे धीरे उसमें मोशन क्रिएट होता है। जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता, एक कंडीशन आएगी, पहले वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, फिर एक कंडीशन आ जाएगी
और P पॉइंट पे आके आप एक कंटीन्यूअस मोशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते रहे। ठीक है, ये रीजन A पॉइंट तक आपका किसका था, स्टैटिक रीजन था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होगा, जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे होंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करता जा रहा होगा। जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। तब आपका जो फोर्स फ्रिक्शन होगा, जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कौन सी कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। यानी तब यहाँ से जो A पॉइंट यानी ये C पॉइंट आपका लिखा हुआ था, यहाँ से जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक रीजन में क्रिएट हो जाएगा। C पॉइंट से ब्रेक अवे लिखा हुआ है, C पॉइंट पे एक वर्ड दिख रहा होगा बेटा, ब्रेक अवे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टैटिक रीजन को ब्रेक करके इसमें एंटर कर लिया है काइनेटिक रीजन में। जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टैटिक रीजन ब्रेक नहीं करते तब तक आप उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक रीजन में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि A से और P पॉइंट तक एक हल्का सा आपको कर्व दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक लाइट सा मोशन क्रिएट करना होगा, इतना फोर्स अप्लाई करना होगा कि ऑब्जेक्ट में हल्का सा मोशन क्रिएट हो जाए। P पॉइंट से फिर B पॉइंट तक आप इसमें हल्का जितना फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते रहिए, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल था आपका ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। कभी भी फ्रिक्शन फोर्स ये पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में बताना है तो सिंपल सा आप ये ग्राफ कॉपी पेस्ट करा देना। मैंने आपको मना किया है अभी कुछ भी आपको कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ वीडियोस देख के समझना है। पूरा चैप्टर आपको और अंडरलाइन करके बुक में या कॉपी पे नोट डाउन करके भेजा जाएगा, तभी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सिंपल सा वीडियो देख के समझते चलना है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो कहां पे आएगा, इस A पॉइंट पे। एक A ऐसा पॉइंट आएगा जहां तक आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, और जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव की कंडीशन पे होगा कि तुरंत मूव करने वाला होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप P पॉइंट पे पहुंचेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगता है। दो रीजन अलग अलग डिवाइड होंगे। A पॉइंट के जस्ट नीचे आपने C पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट था C। इस C पॉइंट के पहले जितना भी रीजन था वो स्टैटिक रीजन था, वो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। और जैसे ही आप C पॉइंट के आगे चलेंगे वहां से ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, ब्रेक अवे। एक वर्ड इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसने क्या कर दिया, स्टैटिक रीजन को ब्रेक अवे कर दिया और किसमें एंटर कर लिया, काइनेटिक रीजन में। अब लास्ट सेकंड पॉइंट है आपका इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेशन क्या होगा। तो सिंपल सा आप ये ग्राफ बनाना वहीं प्लेस करा देना, ये रिलेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसके अलावा वहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है। कभी भी अगर लिख के आ जाए स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये उठा के ग्राफ आप प्लेस करा देना आराम करके। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बेटा, m मास का एक ऑब्जेक्ट था, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। m मास का जो ऑब्जेक्ट था, जस्ट अ मिनट बेटा, देखिए m मास का ऑब्जेक्ट था। जब नीचे की तरफ अर्थ सरफेस पे अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या अप्लाई करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। अभी ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन पे होगा। ठीक है, तो F स्टैटिक किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इनटू r। देखिए बेटा, F स्टैटिक इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था वो किसके बेसिस पे था, इस बेस पे था। जो जो Fs था यानी स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, नॉर्मल रिएक्शन के। जैसे जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करता जाएगा। आप एक एंगल पे यहाँ से फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर जो P दिख रहा था, P वेक्टर, यहाँ से आपने किसी एंगल पे थीटा एंगल पे आपने अगर फोर्स अप्लाई किया, या इसका नॉर्मल रिएक्शन से एक कंपोनेंट ले लेते हैं थीटा एंगल पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने एक फोर्स अप्लाई किया, स्मॉल एल है कैपिटल एल, तो कोई एक फोर्स अप्लाई कर दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर ये जो एंगल बन रहा है यानी नॉर्मल रिएक्शन R और P के बीच में जो एंगल बनता है, यही आपका हमेशा क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब भी आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये याद रखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल which resulting P
R. Resultant P mixed with normal reaction R. Resultant का मतलब क्या हुआ बेटा? एक इस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, जो ये फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था और तीसरा फोर्स जो था नीचे की तरफ mg के इक्वल लग रहा था, उसके वेट के इक्वल लग रहा था। तो इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? आपका P, ठीक है। तीन फोर्स कौन-कौन से? पहला आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, तीसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। इन दोनों कंडीशन में तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो आपका P होगा और यही P जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रिजल्टेंट है ना ये P नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाएगा, इसी को आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपल सा इसमें tan थीटा f इक्वल क्या लिखते हैं बेटा? fs अपॉन r और सिंपल सा आपने अभी से भी लिख रखा है fs इक्वल μs इनटू r। इसी से जो μs आएगा बेटा वो क्या होता है? fs अपॉन r। fs अपॉन r की प्लेस का क्या लिख सकते हैं? μs। तो tan थीटा s आपका किसके इक्वल हो जाएगा? μs से। यहां से आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वेरीज अप्लाइड फोर्सेस और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इन दोनों को समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछिएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं।